नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन भी हैं। तो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है, जिसमें विधायकों की चिट्ठी पर राष्ट्रपति ने संज्ञान भी लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेजा है। इस चिट्ठी को लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में सरकार से जुड़े कई अहम काम जो है वो अटके हुए हैं, फाइलों पर भी साइन नहीं हो पा रहा है। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के 7 नेता और अन्य विधायक के अलावा एक पूर्व विधायक का भी साइन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि केजरीवाल जेल में है, उसको लेकर जो लेटर लिखा गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति ने इसे गृह मंत्रालय को दे दिया है। इस चिट्ठी में राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय को देते हुए कहा कि जो केजरीवाल हैं वो जेल में बंद है, इस तरह के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश की साइबर सुरक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि देश का विकास साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संभव नहीं है। साथ ही साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है। तो जैसे आगे बताया गया, एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। I4C
देशव्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 एफएम चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य महिला आयोग कार्यालय जाएंगी अपर्णा यादव। आज सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचेंगी अपर्णा यादव। वहीं आयोग का उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगी अपर्णा यादव। आपको बता दें, शासन से अधिसूचना के तहत उनका नाम नामित किया गया था, जिसके बाद आईपीजी स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय अपर्णा यादव जाएंगी, जहां पर वो आज उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग कार्यालय वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगी, आयोग का उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही शासन से अधिसूचना के तहत उनका नाम नामित किया गया था इस पद के लिए, जिसके बाद वो आईपीजी स्थित कार्यालय पहुंचेंगी और वहां अपना नामांकन करेंगी। एज उपाध्यक्ष वो अपना पद संभालेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शासन से अधिसूचना लेने के बाद अपर्णा यादव 11 बजे कार्यालय पहुंचेंगी, जहां वो कार्यभार एज उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। तो ये शासन से अधिसूचना के तहत उनका नाम नामित किया गया था इस पद के लिए, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे वो कार्यालय महिला आयोग कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं हरियाणा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस दौरान अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ये अब एकला चलो की राह पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बात अटकती हुई नजर आई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी कर दी है। अब तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में आम आदमी पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के बरसाना में राजधानी के जन्म उत्सव का उल्लास छाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राधा रानी जी के जन्मोत्सव पर मंगलवार की रात साक्षी बनने के लिए एकजुट हुए। सुबह से देर रात तक अभिषेक के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े रहे। वहीं अपार जन समूह के भक्ति भाव ने माहौल को पूरी तरह से रसमय कर दिया। तो राधा रानी के जन्म उल्लास का माहौल मथुरा में छाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो राधा
रानी जी के जन्मोत्सव पर रात से ही साक्षी बने हुए हैं। सुबह से देर रात तक अभिषेक के दर्शन के लिए श्रद्धालु जो उमड़ते रहे, वहीं अपार जन समूह के भक्ति भाव ने माहौल को पूरी तरह से रसमय कर दिया है। तो राधा रानी के जन्म का उल्लास देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं जन्मोत्सव पर। रात से ही ये सभी श्रद्धालु एकजुट हुए और जन्मोत्सव के साक्षी बने। सुबह से ही देर रात तक अभिषेक के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ते रहे, वहीं अपार जनसमूह के भक्ति भाव ने माहौल को पूरी तरह से रसमय कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से लाइव हैं। मोहम्मद, किस तरह से माहौल है मथुरा में इस वक्त, क्योंकि राधा रानी की जन्म उत्सव का उल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी उमड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि बरसाना में श्री राधा रानी जी यानी लाडली जी का 5252वां जन्मोत्सव जो है मनाया गया है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं मथुरा में और उन्होंने सबने अभिषेक के और जन्मोत्सव के साक्षी बनना चाहते थे। यानी हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु की ये चाहत थी कि लाडली जी के जन्मोत्सव के मौके पर जब उनका अभिषेक होता है, अभिषेक के मौके पर साक्षी बने और लाडली जी जो मंदिर है वहां पर लाखों की भीड़ वहां पर थी। जैसे ही लाडली जी का जन्म होता है तमाम जयकारों से गुंजायमान हो जाता है पूरा मंदिर परिसर और पूरा बरसाना एकदम जो है भक्तों से भरा हुआ है। मथुरा में तमाम भक्त आए हुए हैं। हर मंदिर में सजावट पूरी तरीके से की गई है और बिल्कुल, क्योंकि आज राधा रानी जी का जन्मोत्सव है। मोहम्मद फारूक, आज काफी ज्यादा भीड़ भी है मथुरा के बरसाना में, तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के किस तरह से इंतजाम? जी बिल्कुल रिया, जो क्राउड के लिए है, जो भीड़ है उसको देखते हुए प्रशासन ने 10 दिन से ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और लाखों की भीड़ आती है, उसी तरीके से राधा अष्टमी पर भी लाडली जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उसको देखते हुए लाखों की भीड़ देश से भी आती है और विदेश से भी, यानी प्रदेश, तमाम जो हमारे प्रदेश हैं भारत के, वहां से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लाडली जी के हम दर्शन करें और ऐसे मौके पर साक्षी बने। तो तमाम लाखों की जो भीड़ आई है उसको लेकर जो है एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर आगरा ऋतु महेश्वरी, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और जिले के आला अधिकारी सारे वो सब लगे हुए थे। आईजी दीपक कुमार भी इसमें यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। जगह जगह पर पुलिस का इंतजाम था और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में जो भीड़ जाने का रास्ता है वो एकल रास्ता था, दूसरी ओर जो है निकलने का रास्ता था। तो इसलिए भीड़ की जो व्यवस्था थी उसको पहले से ही जिला प्रशासन ने ठीक कर लिया था और पहले से ही रूट डाइवर्जन भी किए हुए थे। ये आपको बताते हैं कि रूट डाइवर्जन जो थे वो पूरे बरसाना में किए गए थे। लाडली जी मंदिर के समीप जितने भी जो मार्ग हैं उन मार्गों पर रूट डाइवर्जन किए गए थे। बिल्कुल, यानी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं मोहम्मद फारूक। साथ ही जिस तरह से राधाष्टमी का आज मौका, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, कैसा जोश, कैसा उत्सव, किस तरह से राधाष्टमी मनाई जा रही है? जी रिया, बिल्कुल राधाष्टमी का जो पर्व है वो एक बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि मथुरा में राधाष्टमी का, लाडली जी का जब जन्मोत्सव होता है, जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है उसी तरीके से मथुरा में मनाया जाता है। तमाम भंडारे लगाए जाते हैं जन्मोत्सव के बाद में, जगह जगह भंडारे, जगह जगह पूरे मथुरा और गोवर्धन और बरसाना में चारों तरफ उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। भक्तों में उल्लास है कि लाडली जी के जन्मोत्सव के साक्षी बने। लाडली जी का जब जन्म हुआ है उस मौके पर सभी श्रद्धालु जो है साक्षी बने और सबने जो है अभिषेक के दर्शन किए। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तमाम महिलाएं जो आई हुई हैं वो भी महिलाएं भी इस जन्मोत्सव की साक्षी बनी और लाडली जी को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, दंडवती प्रणाम कर रहे हैं और पूरा समूचा ब्रज जो है लाडली जी के जन्मोत्सव पे एक अलग ही उल्लास में जो है रंगा हुआ है। जी
बिल्कुल, राधा रानी के जन्म उत्सव का उल्लास सभी को मथुरा में देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़ी संख्या में एकजुट होकर श्रद्धालु दिख रहे हैं। राधा रानी जन्मोत्सव का माहौल था। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ही एक बार फिर से यह मुद्दा यूपी की सियासत पर हावी है, जहां सपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल कर रही है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल भी सरकार से अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से मुद्दे पर बयानबाजी तो खूब है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाले उपचुनाव पर इस मुद्दे का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुद्दे पर पहले से छिड़ी राजनीतिक बयानबाजी के बीच ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शिक्षक एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे, उसने इस मुद्दे की सियासी तपिश का एहसास सत्ता से लेकर विपक्ष तक को करा दिया है। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद और हाई कोर्ट की लिस्ट पर रोक लगने के बाद ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी एक बार फिर से सियासी हाहाकार लाने के लिए तैयार है। एक तरफ तो कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ यूपी में आने वाले समय में उपचुनाव के बीच अब ये मुद्दा यूपी की सियासी फिजाओं का रुख मोड़ रहा है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने में देर न लगाई। मामले पर सपा सुप्रीमो शुरू से ही जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, तो वहीं अब अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार पर दोहरा खेल खेलने का आरोप चस्पा कर दिया। आरोप लगाते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबा लटकाने का जिक्र भी अखिलेश ने किया। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं, सरकार 3 दिन के काम के लिए 3 महीने का इंतजार करा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ ही एनडीए सरकार में सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सरकार से आगे बढ़कर आरक्षित वर्ग को न्याय दिलाने की बात कही और शिक्षकों की लड़ाई पहले की तरह जारी रखने की जिक्र भी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अभ्यर्थी भी केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव कर न्याय की गुहार लगाते दिखे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जहां विपक्ष इसे सरकार की सियासी चाल करार दे रही है, तो वहीं सरकार शिक्षकों के साथ खड़े होने का दम भर रही है। मगर सीधी बात ये कि शिक्षक भर्ती के इस मामले को लेकर जहां यूपी में सपा इनके सहारे एक बार फिर से अपनी चुनावी नाव को धार देने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी के तमाम पैतरों के बाद भी ये मुद्दा सरकार और संगठन दोनों के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि एनडीए के अपने सहयोगी भी सरकार की सुस्त चाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षक भर्ती का ये मामला चुनावी बिसात में किसे शह और किसे मात दिलाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर सियासी बिसात पर यह मुद्दा अब अव्वल रहने वाला है। ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अब आपको सीधे ग्रेटर नोएडा ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। It is a pleasure to welcome you to the second international conference on green hydrogen. Friends, the world is going through a crucial transformation. There is a growing realization that climate change is not just a matter of the future. The impact of climate change is being felt here and now. The time for action is also here and now. Energy transition and sustainability have become central to global policy discourse. Friends, India is committed towards creating
cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture. Friends, green hydrogen is emerging as a promising addition to the world's energy landscape. It can help in decarbonizing industries that are difficult to electrify. Refineries, fertilizers, steel, heavy duty transportation, many such sectors will benefit. Green hydrogen can also act as a storage solution for surplus renewable energy. India has already launched the National Green Hydrogen Mission in 2023. We want to make India a global hub for the production, utilization, and export of green hydrogen. The National Green Hydrogen Mission is giving an impetus to innovation, infrastructure, industry, and investment. We are investing in cutting-edge research and development. Partnerships between industry and academia are being formed. Startups and entrepreneurs who are working in this domain are being encouraged. There is also a great potential for a green jobs ecosystem to develop. To enable this, we are also working on skill development for our youth in this sector. Friends, climate change and energy transition are global concerns. Our answers also need to be global in nature. International partnership is critical for promoting green hydrogen impact on decarbonization. Scaling up production, minimizing costs, and building infrastructure can happen faster through cooperation. We also need to jointly invest in research and innovation to push technology further. In September 2023, the G20 summit happened in India. In this summit, there was a special focus on green hydrogen. The New Delhi G20 Leaders Declaration adopted 5 high-level voluntary principles on hydrogen. These principles are helping us in the creation of unified roadmap. All of us must remember the decisions we make now will decide the life of our future generations. Friends, in such a crucial sector, it is important for domain experts to lead the way and work together. Particularly, I urge the global scientific community to come together to explore various aspects. Scientists and innovators can suggest changes in public policy to help the green hydrogen sector. There are also many questions
that the scientific community can look into. Can we improve the efficiency of electrolyzers and other components in green hydrogen production? Can we explore the use of seawater and municipal wastewater for production? How can we enable the use of green hydrogen in public transport, shipping, and inland waterways? Exploring such topics together will greatly help green energy transition across the world. I am confident that this conference will help the exchange of many ideas on such issues. Friends, humanity has faced many challenges in the past. Each time, we overcame adversities through solutions that were collective and innovative. In the same spirit of the collective and innovative action that will guide us towards a sustainable future. We can achieve anything when we are together. Let us work to accelerate the development and deployment of green hydrogen. Once again, I send my best wishes to everyone involved in the second International Conference on Green Hydrogen. Thank you. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन, जहां पर तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया कॉन्फ्रेंस से सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।